साल का था तो मेरे दोस्त कहते थे, कोई कहता था मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता था मैं पुलिसमैन बनूंगा, कोई कहता था मैं आर्मी में बनूंगा जाऊंगा। मेरी मदर ने मुझसे एक दिन पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या करोगे, और मैंने कहा बिजनेस। इतने सालों के बाद आज जब मैं सोचता हूं कि एक 6 साल के बच्चे ने चुनाव क्यों किया बिजनेस का, वो शायद वो चीज थी कि जब मैं कोई भी छोटी चीज मांगता था। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में थे। मुझे याद है जहां पे आज के दिन पे पालम एयरपोर्ट का टर्मिनल 1D के सामने जो पुलिस हेडक्वार्टर बना हुआ है, हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहां पे एयरफोर्स के वर्ल्ड वॉर 2 के मेसेज होते थे, जहां पे हमारे को घर मिला हुआ था रहने के लिए। वो बिल्डिंग बेशक नहीं रही, बट उसकी इमेज मेरे दिमाग में आज के दिन पे भी है। अपने आप को वहीं पे पाता हूं, कई बार खेलता हुआ उन्हीं कॉरिडोर्स के अंदर, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अपना बचपन खत्म हो गया तो शायद वो जिंदगी कभी जी नहीं सकता। तो मुझे याद है कि जब मेरी मदर ने पूछा तो मैंने कहा बिजनेस। तो शायद उस चीज में था, क्योंकि जब भी अगर कोई खिलौना किसी के पास होता था, कुछ चीज मेरे को लेने का दिल करता था, मेरे मम्मी पापा कहते थे अगले महीने लेके देंगे जब तनख्वाह आएगी। तो शायद बचपन से यही चीज पड़ती थी दिमाग में कि बिजनेस के अंदर पैसा है, नौकरी के अंदर कॉम्प्रोमाइज है। तो जब मैंने कहा बिजनेस, तो मेरी मदर ने कहा कि देख बेटा, ऐसा है बिजनेस हर एक के करने का बस, हर एक के बस में नहीं होता। बिजनेस करना खून में होना चाहिए। जैसे बनिया होगे, मारवाड़ी होगे, जो बिजनेस कम्युनिटीज होती हैं, उनके खून के अंदर बिजनेस करना होता है। हमारे खून के अंदर है नौकरी करना। तो तेरे पिताजी भी नौकरी करते हैं, तेरे दादा ने भी नौकरी की, तेरे परदादा ने भी नौकरी की, तो तू भी नौकरी ही करना। बात आई गई होगी, कुछ और साल बीते। एक बारी मेरी मदर ने फिर मुझसे पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। मैंने फिर वही जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने इरादे से हटने वाला नहीं था। मैंने वही जवाब दिया कि बिजनेस। मैं अपनी मदर को कसूरवार नहीं मानता। मैं उनके उन हालात पे कसूरवार मानता हूं जिनको एक ही चीज जानते थे कि हमारे बच्चा कभी ऐसा कोई डिसीजन ना ले जिसके करके इसकी जिंदगी तबाह हो जाए। जो अपलाइंस होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, पर आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए जिसे मैं कहता हूं सोचने की हिम्मत तो करो। जब इस बार ही पूछा तो मैंने कहा बिजनेस। उन्होंने कहा बेटा देख, ऐसा है कि तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी भी शादी करेंगे, तेरी भी पढ़ाई पे खर्चा होगा, तेरे फादर रिटायर होंगे, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, उससे छोटा सा एक घर बनाएंगे, पेंशन के ऊपर हमारा गुजारा चलेगा। बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत होती है, तुम बिजनेस हम तेरे को वो पैसा दे नहीं सकेंगे, इसलिए तो नौकरी करना। बात आई गई हुई। जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरी मदर ने मेरे से फिर कहा कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, अब इसके बाद आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, IAS में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपने कुछ फैसला किया? मैंने तब भी एक बात कही कि मैंने फैसला कर लिया है, और वो बचपन से मेरा फैसला है कि मैं बिजनेस करूंगा। मेरी मदर बहुत घबरा गई। उन्होंने जाके मेरी जन्म कुंडली बहुत जोशियों और पंडितों को दिखाई, राइट? और आप मानोगे नहीं, घर वालों ने क्या सपना तोड़ने की कोशिश की थी कि हर एक जोशी और पंडित ने वो जो लाइनें मेरे लिए लिखी गई थी, जो मेरी किस्मत लिखी गई थी, जो मेरे सपने तोड़ना चाहती थी, हर जोशी और पंडित ने सिर्फ एक बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। आज के दिन पे मेरी 18 से ज्यादा कंपनीज हैं। इस साल जब हम मार्च में क्लोज करेंगे, शायद हमारे ग्रुप का टर्नओवर 4000 करोड़ से ग्रुप का। हर एक कंपनी प्रॉफिटेबल है। हमारे ऊपर ना तो किसी का लोन है, ना कोई हमारा फाइनेंसर है। हम अपनी मर्जी से लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। गाना लगाना तो वो लगाओ ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अभी बेटा बीच में गाना बजाएगा ना तो मेरी सोच का तार टूट जाएगा। सोच का तार टूटेगा तो इनको मिलने में कमी हो, ये मैं नहीं चाहता। तो प्लीज जो मैं आपसे बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, यू आर ऑल यंगस्टर्स।
जो आपके अंदर आग है, आपको कोई भी मुश्किल आए, कभी जो अपना सपना है उसको टूटना मत दो, क्योंकि सपने पूरे होते हैं वेस्टीज के अंदर और इस दुनिया के अंदर। पर आपके पास वो समय है, आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास अभी आपने वो जिंदगी में इतनी ठोकरें नहीं खाई जिसके करके आपके सपने टूट जाते हैं। कभी किसी भी यंग बॉय या गर्ल से पूछो ड्रीम कार क्या है, वो कहेंगे मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, फरारी, लैम्बोर्गिनी, राइट। और किसी भी व्यक्ति से पूछ लो जिसकी उम्र 45 साल से ऊपर होती है, जिसने जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं रखी, उससे पूछ लो कि तुम्हारी ड्रीम कार क्या है, वो कहेगा मारुति ऑल्टो भी आ जाए वो भी काफी है। उनकी सोच इतनी बड़ी होती है, वो सोचते हैं कि हम पुरानी गाड़ी से शुरू करें, पहले उसको ठोक पीट के चलाना सीख लें, फिर नई गाड़ी लेंगे। क्यों? क्योंकि ठोकने पीटने का डर नहीं है, डर यह है कि क्या मेरा सपना एक्चुअल पूरा होगा। वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, छलांग लगाने की कोशिश नहीं करते। आगे आपसे और बातें करूंगा, पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा आज आप लोगों को कि वेस्टीज की शुरुआत क्यों हुई। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैंने अपना कैरियर शुरू किया था वर्ल्ड की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ। लगभग 12 साल वहां पे मैंने एक्सपर्टीज ली कि कंपनीज को चलाया कैसे जाता है। आज जो आपका भविष्य वेस्टीज के हाथ में सुरक्षित है, और 15 साल में अगर हम नंबर 1 कंपनी बन सके, जो इंडिया के अंदर और कोई नहीं बन सकी, विदेशी कंपनियां आई आगे, आज के दिन पे हमसे पीछे हैं। क्यों? ये नहीं कि हमारा मार्केटिंग प्लान सबसे बेहतर है। मार्केटिंग प्लान कॉपी हो जाता है, सिस्टम कॉपी हो जाता है, प्रोडक्ट कॉपी हो जाते हैं, पर जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और जो सोच है कंपनी को चलाने का, बड़ा नजरिया रखने का, वो हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं होता। जो वो से मैंने 12 साल का अपना एक्सपर्टीज लिया, उसमें एक चीज मुझे समझ में आई कि कोई भी व्यक्ति कंपनी से बड़ा नहीं होता। जब भी फाउंडर अगर कंपनी को बनाए, उनकी जिम्मेवारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने समय में इस कंपनी को इस प्रकार से बना दे, अगर वो इस दुनिया में रहे ना रहे, कंपनी को कभी कुछ ना हो, वो तब भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहे। उस प्रकार की सोच समझिए। आज हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नंबर 1 क्यों हैं? क्योंकि जब 1996 में, राइट, तब तो मेरा ख्याल से आप में से काफी लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1996 में जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, मैं वन ऑफ द वो व्यक्ति था। जब 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लीडर्स नहीं थे, कोई नहीं जानता था ये सिस्टम काम करेगा कि नहीं, कंपनियां टिकेंगे कि नहीं। मैं वो व्यक्ति था, एक कंपनी के अंदर मैं काम करता था, पूरे देश भर में जाके 1-to-1 होम मीटिंग्स की, स्टेज के ऊपर हजारों प्लान शो किए, हजारों बारी, लाखों बारी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की, एक एक व्यक्ति के साथ मिल के इस सिस्टम को स्ट्रेंथ दी, लोगों के सपने पूरे किए, टीम्स बिल्ड की, लोगों को गाइड किया और उनको सफलता के ऊपर लेके गए। उस कंपनी का नेशनल सेल्स हेड था। उसके बाद मैं एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद एक कंपनी जो मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई में नंबर 1 थी, उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना। 2003 के अंदर उस कंपनी के इंडिया में ऑपरेशन शुरू किए और 2004 में उसको छोड़ दिया। एक कंपनी में नेशनल सेल्स हेड, दूसरी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, तीसरी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इतना बेहतरीन कैरियर, और एक कंपनी के बाद दूसरी क्यों छोड़ी, तीसरी क्यों छोड़ी? क्योंकि सब कंपनियां अच्छी थी, गलती सिर्फ मुझ में थी। वो ये सोचती कि हमारा दिल, हमारा दिमाग हमेशा एक चीज के ऊपर काम करता है कि किसी भी कंपनी को बड़ा बनाने वाले उसके डिस्ट्रीब्यूटर या उसके लोग होते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट सिर्फ सर्विसेज देती है। जब हमने देखा कि उन कंपनियों में सोच ही नहीं थी जो डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति है, तो मैंने, कन्वरवीर सिंह और दीपक, जो हम तीनों एक जगह इकट्ठे काम कर चुके थे, हमने कहा कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसका दर्जा, इसकी रिस्पेक्ट दिलाएगा। जो मेरा कोलालंपुर का एक्सपीरियंस था, जहां लगभग साल एक मैं वहां पे रहा, तब वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 30 साल से चल रही थी। 1500 से ज्यादा कंपनीज नेटवर्क गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के पास रजिस्टर्ड थी। वहां पे ऐसे लोगों को देखा जो 10 साल पहले ट्रक ड्राइवर थे और 10 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ का चेक पा रहे थे।
ऐसे लोगों को देखा जिनकी आमदनी 35 से लेकर 75 लाख रुपए थी। उस टाइम पे, मैं 2002 की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे वो लोग 1.5 करोड़ की गाड़ियों में घूमा करते थे। तो सवाल यही आया, अगर मलेशिया जो पंजाब जैसा छोटा देश है, जिसकी तब पॉपुलेशन मात्र 2.5 करोड़ थी, आज के दिन पे 2.25 करोड़ है, तब हमारे देश की पॉपुलेशन थी 100 करोड़ और आज के दिन पे 130 करोड़, और आने वाले समय में कम तो होने देंगे नहीं। एक तो वो संजय दत्त ने पिक्चर बना दी ना, लगे रहो मुन्ना भाई, हमारे देश वाले भी लगे हुए जनसंख्या बढ़ाने के लिए। वो मजाक की बात थी। तो मैंने पिक्चर देखी एक बहुत बड़ी। आप में से कितने लोग हैं जो सपने लेते, रात को सोते हुए नहीं, जागते हुए? गुड। तो मैंने भी एक पिक्चर देखी यार, कहां 2.5 करोड़ और कहां 100 करोड़। हमारे देश में तब नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ 10 साल से चल रही थी। मैंने कहा यहां पर पिछले 30 साल से चल रही है। तो क्या कारण है कि हमारे देश के अंदर इतनी सफलता लोगों को क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि 2003-4 के अंदर हो क्या गया था, कंपनियां खुलती थी, बंद होती थी, खुलती थी, बंद होती थी। जब हमने वेस्टीज को शुरू किया तो लोगों के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि उन्होंने कहा कि यह कंपनी का नाम वेस्टीज नहीं है, वेस्टेज है। यानी कि सपना लो, कोई ना कोई तोड़ने के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। किसी ने कहा 3 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 6 महीने में बंद होगी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हमने जब वेस्टीज को शुरू किया, हमने दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री थी, वहां के लॉज यानी कि कानून पढ़े। 2004 में वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया। 2004 में भी हमारा कोई किट नहीं था, ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 100 रुपया थी, कोई रिन्यूअल फी नहीं थी। जब हमने उस टाइम पे बनाया तो लोगों ने कहा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चलती ही किट पे हैं, वेस्टीज ने किट नहीं बनाया, यानी कि 6 महीने 9 महीने के अंदर बंद। राइट? मैं आपको एक चीज का एहसास दिलाना चाहूंगा कि आप किस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ हैं, कि जो 2004 में हमने किया वो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की जब गाइडलाइंस आई, उन गाइडलाइंस के अंदर सबसे पहली एक चीज थी कि कोई किट नहीं होना चाहिए, और वेस्टीज के पास किट नहीं था। उन्होंने कहा कोई रिन्यूअल फी नहीं होनी चाहिए। वेस्टीज की कोई रिन्यूअल फी नहीं थी। उससे 12 साल पहले से उन्होंने कहा ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए। हमारी मात्र 100 रुपया ज्वाइनिंग थी, जिसके अंदर भी स्टार्टर पैक करते थे। हमने उस चीज को चेंज किया और हमने अपनी ज्वाइनिंग फ्री कर दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है, यानी कि हर साल जिस दर से हम बढ़ रहे हैं पिछले 15 सालों में, वो है 79%। एक साल हुआ होता तो किस्मत अच्छी थी, दूसरे साल प्रभु की कृपा थी, तीसरे साल चमत्कार हो गया, चौथे साल तो सुनामी आ गया। 15 साल लगातार ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सिस्टम को स्ट्रांग बनाया गया था। मेरा जो शुरू से एक बात कहनी थी कि आज के दिन पे अगर हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग आज के दिन पे हम पे विश्वास कर रहे हैं, वो इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि हम गलती से भी गलती नहीं कर सकते। इतने लोगों का जो कैरियर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जो होती है, जिसके पास दूर की दृष्टि होती है, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसका अगर मैनेजमेंट को ज्ञान हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके साथ कभी खिलवाड़ नहीं हो सकेगा, आपका कैरियर हमेशा सेफ रहेगा। वेस्टीज के पास शुरू में बहुत टफ समय भी था। राइट? पहले 3 साल हमें अपने आप को प्रूव करने में लगे कि एक्चुअली सिस्टम में पैसा है, कंपनी चलेगी। राइट? पूरे देश भर में जाके, छोटी छोटी जगहों पर जाके मैंने खुद मीटिंग्स की, लोगों के साथ टीम्स बिल्ड की। ऐसे ऐसे होटल में सोया कि जहां पे सोने से पहले रात को कम से कम 650 मच्छर मारने पड़े, गिने नहीं, लगभग बोल रहा हूं। राइट? मच्छर ने हमें तंग नहीं किया, हमें किसी चीज ने तंग नहीं किया, सिर्फ एक सोच हमें
जो मोटिवेशन देती रही कि हम इस बिजनेस के अंदर लोगों की जिंदगियां कैसे बदल सकते हैं। Believe me, जब मैं विदेशों में जाता था, जहां पे भी गया, वेदर इट वाज ऑस्ट्रेलिया, वेदर इट वाज हांगकांग, सिंगापुर, इवन अमेरिका, वहां जाके मेरा काम क्या होता था, सबसे पहले किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के 4-5 कंपनीज के एड्रेस ढूंढो, वहां पे जाके देखो उनके प्रोडक्ट क्या है, उनके ऑफिसेस क्या है, उनके सिस्टम क्या है, उनके लीडर से मिलो, क्योंकि वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत मैच्योर इंडस्ट्री बन चुकी थी एंड वी वर द वंस जो इंडिया के अंदर इतनी हमें उस टाइम पे ज्ञान नहीं था। वहां पे जाके जब देखता था तो मुझे उनकी सफलता पे खुशी होती थी और हमारे देश की स्थिति में मुझे दुख होता था। वहां पे मैं देखता था जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, उनको फॉर्च्यून 500 कंपनीज उनको बुलाती हैं एज गेस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास 15,000, 20,000, 25,000 एम्प्लॉइज हैं, हम उनका एचआर का इतना ख्याल रखते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, पर तब भी उनकी मोटिवेशन इतनी ज्यादा नहीं होती। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग जो अपनी टीम्स बिल्ड करते हैं, जहां पे लोग तनख्वाह नहीं पाते बल्कि अपने लिए जिंदगी को बनाते हैं, आप उन लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, लाखों लाखों लोगों को, जहां पे वो बुला के उनको सम्मान और इज्जत दी जाती थी। तो एक ही सवाल खड़ा होता था कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वहां से शुरू हुई वेस्टीज की शुरुआत। हर एक चीज अलग करने का प्रयास किया, राइट, ताकि लोगों की जिंदगी बदल सके। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। ये साल था 2012। जब 2012 में, आज से लगभग आप लगा लो 8 साल पहले, 2012 के अंदर हमने एक चीज को रियलाइज किया कि 2020 के अंदर, यानी कि इस साल के अंदर, हमारे देश की जो जनसंख्या होगी उसकी 70% जो जनसंख्या पॉपुलेशन होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी, यानी कि ऐसे सब लोग होंगे। हमने 2012 में देख लिया था, राइट। 2012 के अंदर हमने एक बात सोची कि 2020 के अंदर जब हिंदुस्तान की 70% जो पॉपुलेशन है, अगर उसकी उम्र 35 साल से कम होगी तो वो वेस्टीज को कैसा देखेंगे। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जो बहुत बेहतरीन नाम है, जिसका नाम है बाटा। सुना हुआ कि नहीं, हाँ या ना? आज किसी भी जवान बच्चे को कह दो बाटा के जूते खरीदो या चप्पल खरीदो, कोई खरीदेगा? नो। क्योंकि प्रोडक्ट बेहतरीन है, बट एक इमेज, ब्रांड इमेज वो बन चुकी है कि ये पिताजी और परदादा दादा के टाइम के हैं। तो हमने वही चीज सोची कि 2020 के अंदर जब हिंदुस्तान की जनसंख्या 70% से ज्यादा 35 साल की कम की उम्र की होगी तो वेस्टीज को कैसे देखेगी। ये 40-50 साल के लोगों के लिए प्रोडक्ट है कि हमारे लिए भी है। हमने उस टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर यंगर फेसेस डाले, अपने कैटलॉग्स के अंदर सब कुछ चेंज किया, वो प्रोडक्ट लेके आए जो यंगस्टर्स को चाहिए, राइट। आपको पता है वेस्टीज हेयर ऑयल भी बेचती है और हेयर जेल भी बेचती है, राइट। तो पहले हेयर ऑयल था, हेयर जेल नहीं था। हमें पता था कि यंगस्टर्स जो है वो हेयर जेल एंड हेयर टॉनिक्स इस्तेमाल करना चाहेंगे या इस प्रकार की चीजें, तभी हमने मिस्टर ऑफ मैलान को लॉन्च किया। वी लॉन्च प्रोडक्ट्स जो यंगर लोगों के लिए हो ताकि यंगस्टर्स इसके अंदर अपना कैरियर बना सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में इसलिए है क्योंकि हम वो चीजें तैयारी कर चुके हैं जो आज कोई भी कंपनी करना चाहे, मेरे ख्याल से उसको कम 8 से लेकर 10 साल लगेंगे। वेस्टीज उन तैयारी को पहले से ही कर चुका है। मेरी आप सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आपका कैरियर बहुत ज्यादा बढ़े। अभी कल ही हमने सऊदी अरेबिया खोला है, आज के दिन हम इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, यूएई में हैं, बहरीन में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं। अगले महीने या इसी महीने के एंड तक हम ओमान खोल रहे हैं। हमारा जो टारगेट है कि मार्च अप्रैल तक कुवैत, कतर, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस एंड थाईलैंड खुल जाएगा। इस साल दिसंबर तक हम इंडिया के अलावा 20 और देशों में होंगे।
हमारा जो टारगेट है कि 2025 में, हाँ एक चीज तो आपसे कहना भूल गया, हम ना ही सिर्फ इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, दुनिया में जो ग्लोबल 100 कहा जाता है, यानी कि दुनिया की टॉप 100 कंपनीज, उसके अंदर एकमात्र इंडियन कंपनी है और वो है वेस्टीज। और हमारी ग्लोबल रैंकिंग है 63। वी आर द 63rd लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारा टारगेट है कि 2025 में इंडिया के अलावा 50 देश, 20,000 करोड़ का टर्नओवर और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वेस्टीज होगी। आप लोग यंग हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि मैं आपको कोई सपना दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 15 साल में वेस्टीज अपने आप को प्रूव कर चुकी है। आपके लिए जो कैनवस होगा, आपके लिए जो ड्राइंग बोर्ड होगा, वो दिल्ली एनसीआर या यूपी महाराष्ट्र नहीं, आपके लिए आज के 7 साल के बाद 50 देश में अगर आपका एक नेटवर्क भी चल रहा है, सोचने की हिम्मत करो कि कितनी गाड़ियां और कितने एरोप्लेन होंगे। मैं फिर से कहूंगा कि सपना दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, पॉसिबिलिटी इज देयर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्रोडक्ट बेस के अंदर लोग 1 लाख करोड़ रुपया पर मंथ कमाएंगे, लोगों में विश्वास नहीं होता था, पर वेस्टीज ने वो प्रूव किया। एक व्यक्ति नहीं, दिसंबर 2020 के एंड तक आप देखना, वेस्टीज के अंदर कम से कम 10 आदमी ऐसे होंगे जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी करेंगे। 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमाने वाली बात आज से लगभग 15 साल पहले मैंने कही थी, पिछले साल पूरी हुई, तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया था, पर आज के दिन पे लोगों को विश्वास है कि डेफिनेटली होगा। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर 10 लोग 1 करोड़ रुपया कमाएंगे तो कम से कम 25 लोग महीने में 50 लाख रुपया कमाएंगे। यस। अगर 25 लोग 50 लाख कमाएंगे तो उनके नीचे कम से कम 250 से ज्यादा लोग महीने में 20 लाख से कमाएंगे। यस। राइट? Just try to imagine. Just try to imagine. जो फाइनल चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सब बहुत यंगस्टर्स हैं, आपके अंदर बहुत फायर है, इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर ले जा सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो सफलता के ऊपर आपको जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। आपके अपलाइंस, आपकी टीम यूनाइटेड का सपोर्ट सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, काम आपको ही करना पड़ेगा। राइट? जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अपनी जितनी तैयारी करोगे सफलता के लिए, आप यंगस्टर्स हो, कॉलेज में हो या कॉलेज से अभी पास आउट में हो चुके हो, शिक्षा आपकी अभी खत्म नहीं हुई। जितना अपने आप को सक्षम बनाओगे उतना ज्यादा सफलता पाओगे। मैं जो हमेशा कहता हूं कि सफलता के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जितना एजुकेट करोगे अबाउट द सिस्टम, अपने आप को जानने के लिए आपके दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस के आदमी कैसे काम कर रहे हैं, अपलाइन कैसे काम करते हैं, कैसे इज्जत देते हैं, कैसे उनके चेहरे पे स्माइल होता है, कैसे दूसरों के लिए उनके पास दर्द होता है, कैसे वो अपने डाउनलाइंस को अपने परिवार से ज्यादा प्यार करते हैं, उन चीजों को डुप्लीकेट करो। अगर आपके अंदर कोई कमी है, किसी चीज के बारे में आप अच्छी तरह बोल नहीं सकते, स्टेज पे जाने से घबराते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को देख के, उम्र वाले व्यक्ति को जिसकी उम्र ज्यादा है, अगर उससे बात करने में आप डरते हैं, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ ताकि आप उनसे बेहतर बनो। एक चीज याद रखना कि अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को सिर्फ मेंबर बनाने का या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। नेटवर्क बनाए और चलाए जाते हैं बाय लीडर्स, और किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी लीडर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उस लीडर की लीडरशिप। आपने
अगर 400 लोगों का नेटवर्क बना लिया और उसमें से काम करने वाले सिर्फ 10 लोग हैं, इसका मतलब बिजनेस की गलती नहीं है, इसका मतलब मार्केटिंग प्लान की गलती नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी शायद लीडरशिप कमजोर है। लीडरशिप का मतलब अपलाइन नहीं होता, लीडरशिप का मतलब होता है आप खुद। जितना अपने आप को स्ट्रेंथन करोगे, जितना सीखोगे हर एक चीज में, जितना लोगों के प्रति सोचोगे कि आपके डाउनलाइन कैसे सफल हो, जितना आप ये सोचोगे आपकी सफलता और बढ़ती रहेगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरा डाउनलाइन मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए, उस दिन आपकी सफलता का सीमा आ जाएगी, उसके बाद गिराव निश्चित है। आपका डाउनलाइन आगे गया, फैंटास्टिक, क्योंकि वो स्टेबल हो गया, अब तो बाकी नेटवर्क तो आप बना ही लोगे। जितना अपने आप को बड़ा सोचोगे उतना बड़ा काम कर सकोगे। Last, before I hand over the mic to our young and dynamic people over here, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है 2013 का, और जिसके करके आज के दिन पे वेस्टीज नंबर 1 कंपनी बन सकी। शायद वही कारण था जिसके ऊपर हमने सही जिसका चुनाव किया था। 2013 के अंदर मुझे एक अवार्ड मिला, एक वर्ल्ड वाइड फोरम है कॉल्ड ऑब्टेनर वर्ल्ड वाइड। ऑब्टेनर वर्ल्ड वाइड ने मेरे को अवार्ड दिया एज अ बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर फॉर ईयर 2012, राइट? क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंपनी की जो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 135% थी, कि हर साल हम लगभग 135% की ग्रोथ कर रहे थे। जब उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, हमें 8 साल हो गए थे। उन्होंने जब हमें बुलाया मेरे को अवार्ड देने के लिए रसल खेमा यूएई के अंदर, जब मैं स्टेज पे गया तो बहुत अमेरिकन्स बैठे थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो अमेरिका से शुरू हुई थी। यूरोपियंस बहुत बैठे हुए थे। तो मिस्टर सैंडर्स थे उसके जो ऑब्टेनर वर्ल्ड वाइड के प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर बाली, आपकी कंपनी ने पिछले 8 साल में 135% की ग्रोथ, कह रहे कंपनियां 10-20% भी ग्रोथ कर ले वो उछलने से रुक नहीं सकती, आप 135% की ग्रोथ लगातार कैसे कर रहे हो? तो आप बताइए, ताकि बाकी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज को भी पता चल सके कि वो क्या सही करें ताकि उनकी भी इस तरह से ग्रोथ आए। मैं जब स्टेज पे गया तो मैंने कहा मैं उस देश से आया हूं जिसका नाम आज के दिन पे इंडिया है, पर पुराने वक्त में उसको सब के सब लोग हिंदुस्तान कहते थे। मैंने कहा हिंदुस्तानी होना एक कोई धर्म नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था। हिंदुस्तानी होना एक बात थी कि वो लोग जो सभ्य हैं। वहां गोरे बैठे हुए थे, यहां पे तो नहीं बैठा कोई, शुगर। मैंने उनसे कहा कि जिस समय आपके पुरख गुफाओं में रहते थे, हमारे पुरख शहरों में रहते थे। मैंने कहा मैं उस देश से हूं जो दुनिया का सबसे रेस देश था, जिसको कहा जाता था सोने की चिड़िया, यानी कि गोल्डन स्पैरो। ताली बांध लो, थोड़ा सा बताना, तो दिल से आवाज आ रही है। मैंने कहा था ना दिल से बात करेंगे हम। तो मैंने कहा हमारा देश वो है जिसको गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, दुनिया का सबसे रेस देश। पूरी की पूरी दुनिया किससे व्यापार करना चाहती थी? इंडिया के साथ। मैंने कहा दुनिया में अमेरिका है ये किसी को पता भी नहीं था और किसी को परवाह भी नहीं थी। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया का रास्ता ढूंढते आया और गलती से अमेरिका मिल गया। मैंने कहा आज के दिन पे दुनिया कहती है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो विकासशील देश हैं, दे आर डेवलप्ड नेशन, सॉरी, एंड वी आर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। मैंने कहा आप आज के दिन पे एरोप्लेन के आविष्कार की बात करते हो, हमारे पुराने समयों में उड़न खटोले हुआ करते थे। मैंने कहा आप बात करते हो कि आपने आविष्कार किया टेलीविजन का, महाभारत में हमारे यहां पर टेलीविजन था। मैंने कहा आप बात करते हो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की, महाभारत के टाइम पे हमारे पास वो भी थी जिसको अग्निवीर कहा जाता था। मैंने कहा हमारा देश वो है
जिसको मुगलों से लेके, तुर्कों से लेके, अफगान से लेके, मंगोल से लेके, सिकंदर से लेके सबने दोबारा 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 लूटा। 200 साल गुलामी की गई, 1947 में आजाद हुआ। 100 साल नहीं लगेंगे, 2030 के अंदर सारी की सारी दुनिया इस चीज का लोहा मान चुकी है कि दुनिया का तीसरा सबसे रईस देश कौन होगा? इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने उनसे एक चीज जो महत्व मैं आज आपको देना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वही मैंने 2013 में जून में बताई। मैंने कहा हमारे देश के पास उड़न खटोला था, टेलीविजन था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, सब कुछ था। क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे यहां शिक्षा 5000 साल पुरानी है। मैंने कहा 1947 में आजाद हुआ, 2030 के अंदर दुनिया का सबसे तीसरा रईस देश कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे देश के अंदर आज के दिन के अंदर भी शिक्षा का बहुत महत्व है। आज के दिन पे आप देख लो, गूगल के हेड कौन? इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन? इंडियन। पेप्सिको की हेड कौन? इंडियन। नासा, IBM, सबके अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज कौन दुनिया भर में? बेहतरीन कंपनी के अंदर इंडियंस। यस। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन इस बात पे जीता कि इंडियंस को वीजा नहीं दूंगा ताकि गोरों को नौकरियां मिल सके। कि हमारे यहां पे जो फरीदाबाद में रहता है ना, उससे डोनाल्ड ट्रंप भी डरता है। Why? बिकॉज हम अलग लोग हैं। मैंने उनसे एक बात कही, 1947 में भारत के लगभग 3 देश हुए, एक पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, वो दोनों देश समय बराबर, पर वो हमारी बराबरी क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हमारे देश के अंदर शिक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण दिया गया। आज वेस्टीज के अंदर अगर आज हम नंबर 1 कंपनी बने हैं, वो इसलिए बने हैं क्योंकि हमने एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया। आज से 15 साल पहले जब सबसे पहले हमने अपनी स्पायरोलिना की CD लॉन्च की थी, वो 19 भाषाओं में लॉन्च की थी। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, असमी, खासी, गारो, मिजो, नेगरीज, नेपाली, उर्दू। क्यों? जैसे कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमने भी 15 साल पहले यही कहा कि अगर वेस्टिजियन एजुकेटेड होंगे तो वेस्टीज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा ना बोलते हुए लास्ट मैसेज मैं देना चाहूंगा, अगर जिस काम को करके आज वेस्टीज नंबर 1 कंपनी बनी है, जिस काम को करके अगर हमारा देश इतनी बड़ी देश बन चुका है, वही काम आपने अपने लिए करना है। अपने आप को एजुकेट करना है। आपका क्राउन बनना, डबल यूनिवर्सल क्राउन बनना, आपका लीडरशिप का मापदंड नहीं है, वो आपका अचीवमेंट लेवल है। यस। लीडरशिप तो आपकी तब है कि जब आपकी एक आवाज के ऊपर आपकी पूरी की पूरी टीम खड़े होकर जिहादी बन जाए। जब आपने किसी के सिर के ऊपर हाथ रख के कह दिया अगले 3 महीनों के अंदर तुम क्राउन जाओगे, वो एक रात सोए नहीं, एक भूख के मारे बेशक रहे, पर उसका लक्ष्य ये होगा कि मेरे लीडर ने कहा है मुझे क्राउन बनना है तो मैं क्राउन बन के रहूंगा। मैं आपसे जो साफ बात कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति वेस्टीज ज्वाइन नहीं करता, वो ज्वाइन करते हैं तो आपको, अगर उस व्यक्ति को पूरा विश्वास है कि आप उसको सफलता दिला सकते हैं, तो वो एक्चुअली कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहा, वो आपको ज्वाइन कर रहा है क्योंकि उसका विश्वास आपके ऊपर ज्यादा है। तो जैसे मैंने आज शुरू में कहा था कि आप लोग इतने यंगस्टर्स को देख के मुझे और ज्यादा जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है। जब भी आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, आपके पास भी ये जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए कि इस व्यक्ति को सफल बनाना मेरी जिम्मेवारी है, ज्यादा नहीं। अगर 3 लोगों को आप सफल बना दोगे, बाकी लोगों को वो सफल बना देंगे, पर शुरुआत आपसे होगी। राइट, सो यंगस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वाज अ प्लेजर बीइंग ओवर हियर। जाने का मन तो नहीं कर रहा इतनी बेहतरीन फायर वाले माहौल के अंदर।
और मैं टीम यूनाइटेड के मिस्टर सुभाष